तेरी बंदगी के लिए सिर्फ दर दर। गुड आफ्टरनून, a very good afternoon everyone, a very very good afternoon। ललिता जी, भूपेन जी, क्षमा मिश्रा जी, मीना जी, स्वाति जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या मेरी आवाज क्लियर है? आ तो रही है भैया। क्या मेरी आवाज क्लियर है भैया आप लोगों को? क्या ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सर, क्या ये स्क्रीन दिख रही है क्या सर? साधना जी आ गई हैं, आशीष जी आ गए हैं, आकांक्षा जी आ गई हैं। ठीक बात है, क्लियर है भैया, क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है सर। क्या आज की कहानी शुरू की जाए? भावी शिक्षकों, प्यारे शिक्षकों, भावी डॉक्टर्स, भावी सीयूईटी के अभ्यर्थी, आज की कहानी शुरू की जाए। ठीक है, तो आइए सर आज की कहानी शुरू की जाए। आपको पता है, एक लाइन है, मैं कहीं पढ़ा था, आज आप लोगों को पहले लाइन सुनाऊंगा। लाइन है कि वक्त बदलता है, वक्त बदलता है, वक्त को वक्त दीजिए। वक्त बदलता है, वक्त को वक्त दीजिए। और इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा फेवरेट चैनल टीचर्स एकेडमी पर। टीचर्स एकेडमी पर आपको पता है सर, 2 बजे मैं आ जाता हूं आपके साथ में। ऐसे तो बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है आपके काम की, लेकिन 2 बजे मैं आ जाता हूं और आपको पढ़ा रहा हूं NCERT। क्या पढ़ा रहा हूं सर? NCERT पढ़ा रहा हूं, क्योंकि NCERT बहुत स्टैंडर्ड किताब है। हम लोग तो कहानी कहानी में, हंसी हंसी, खेल मजाक में इसको लेकर के चले जा रहे हैं बहुत आसान तरीके से। हालांकि NCERT इतनी आसान है नहीं। आप कंटेंट ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, कोई मिलेगा नहीं जो NCERT पढ़ाए, क्योंकि NCERT बहुत स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड किताबों से कंटेंट काट काट के एक जगह कंपाइल किया गया है NCERT में। तो ये कठिन किताब है, ये आसान नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना कठिन है, क्योंकि हम लोग कहानी से इसको जो है हलवा बनाते जा रहे हैं। 2 बजे से सर मैं आता हूं, आपको 11वीं की ये चीज़ बहुत क्लियर रहे कि 11वीं और 12वीं, 11th और 12th की NCERT अपन पढ़ रहे हैं। किस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं सर? बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं। और शुरू हुआ है एक चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, NCERT में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज उसका लेक्चर 7 है। CUT के लिए, फाउंडेशन के लिए, नीट के लिए, सभी के लिए NCERT रेलिवेंट है। क्योंकि मैं तो सिर्फ एक लाइन बोलता हूं कि अगर NCERT पर है निगाहें तो सरकारी भर्तियों पर है निशाना। ठीक है, अगर अगर NCERT पर है निगाहें, NCERT पर है निगाहें तो सरकारी भर्तियों पर है निशाना। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। तो आज की कहानी क्या शुरू कर दी जाए सर? NCERT टफ है, स्टैंडर्ड किताब है, लेकिन कितनी टफ है ये इस लेक्चर से आपको पता चल रहा होगा। इकोलॉजी हम पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर हम पढ़ रहे हैं। आप ये खुद बता पा रहे होंगे कि सर का टफ है, क्या सच में टफ है या लोग कहते थे सिर्फ? लोग कहते हैं जो वो सही कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, यदि हम सुने तब। हम सुनेंगे ही नहीं तो लोग कहें या ना कहें क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। आइए सर शुरू करा जाए।
शुरू में थोड़ा सा आपको पता है एडवर्टीजमेंट चलती है पब्लिक क्लास में। पहला एडवर्टीजमेंट आपके सामने ये आ गया है, कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे के बारे में आप लोग पहले से परिचित होंगे। संस्था की तरफ से रोज एक कोर्स ऑफ द डे निकाला जाता है। ऑफर प्राइस में बहुत कम दाम पर ये आपको मिलता है। आज का जो कोर्स ऑफ द डे है यानी 17/10/2024 का जो कोर्स ऑफ द डे है, ये LT और PGT मैथमेटिक्स का, मैथ्स का बैच है और ये आपको 1499 रुपये में 1499 में मिलेगा अगर आज के दिन आप इसको लेंगे। ये नंबर दिया है, इस पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं मैथ्स की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्वतंत्रता बैच आया है सर, ये फास्ट ट्रैक बेस्ट बैच है। फास्ट ट्रैक बेस्ट बैच है। क्यों बेस्ट मैं इसको बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत शानदार फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। इसमें जो मेंटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, बहुत शानदार हैं। और फास्ट ट्रैक इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि 1 ईयर वैलिडिटी वाला है ये। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर की है। सभी विषय उपलब्ध हैं, हर एक विषय इस पर उपलब्ध है। और किन किन कोर्सेज के लिए? कोर्सेज TGT KVS UGC, PGT NVS UKLT, LT DSSB हरियाणा PSC, इसके बाद GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार एस्टेट, बिहार BPSC टायर 4.0 के लिए, सभी विषय के लिए ये बैच उपलब्ध है। जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं सर, 2 नंबर दिए गए हैं आपको, 9628959237, 8318489291। इन 2 नंबर पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। शुरू की जाए आज की कहानी। कल मैं एक हेडिंग डाल करके गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये कल क्लास में, कल जहाँ तक अपनी क्लास हुई थी, इसके बाद ये हेडिंग डाला मैं और हेडिंग डाल करके अपनी छुट्टी हो गई थी। आज का क्लास में अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं तो आज का लेक्चर अगर शुरू हो गया, क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ना है जहां से सब मसला शुरू होता है, रेप्लिकेशन। एक चीज़ अपने को रेप्लिकेशन पढ़ना है DNA का, जहाँ से कहानी शुरू होती है यहीं लोग फ्यूज सबका उड़ जाता है, यहीं सारा कन्फ्यूजन खड़ा होता है कि सर क्या है। और जब मैं ये पढ़ा दूंगा आपको यहाँ पर, आप पढ़ लेंगे, तब कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगी, बिल्कुल हलवा आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरी चीज़ अपने को एक जगह ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा सर, उसमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि ट्रांसलेशन में भी वही कहानी है। और एक ट्रांसक्रिप्शन आएगा सर, एक सर ट्रांसक्रिप्शन आएगा, उसमें भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा और कुछ है नहीं, इसमें चीज़ों में ध्यान देना है। तो अगर आज प्रॉपर्टीज़ और बेसिक रेप्लिकेशन का ख़त्म हो जाएगा तो ही इसको आज शुरू करूंगा, नहीं तो आज की क्लास छोटी भी हो सकती है, जल्दी भी छूट सकती है, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन एक लेक्चर में पूरा पढ़ाऊंगा। कोई कन्फ्यूजन मैं नहीं चाहता कि आधा आज पढ़ाऊँ आधा कल पढ़ाऊँ, ऐसा मैं नहीं चाहता। एक दिन में ही पढ़ाया जाएगा ताकि सभी कन्फ्यूजन को अपन क्लियर करें। ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक बात है। तो सर आइए आज की कहानी शुरू की जाए। पहली लाइन इसमें लिखिए सर, टू क्वालिफाई एज जेनेटिक मटेरियल, टू क्वालिफाई एज genetic material, following properties must be shown। अगर आपको सर जेनेटिक मटेरियल के लिए क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग में कौन कौन है आपको पता है? 3 लोग हैं, एक DNA भैया हैं, एक RNA भैया हैं, एक प्रोटीन भैया हैं।
इन्हीं तीन लोगों में से अपने को बताना है कि भैया कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा नहीं है। अपन तो जानते ही हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सर, मेजॉरिटी ऑफ में वही पाया जाता है। आरएनए जो है उसके आगे जो है क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है, मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, और उससे जो है प्रोटीन बनती है। प्रोटीन अपना अलग अलग काम करती है, प्रोटीन से हार्मोन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम से हार्मोन बनते हैं, हार्मोन से आगे कहानी अपनी चलती है। मेंडेलियन कैरेक्टर से इनहिबिट, फिर मेंडेलियन कैरेक्टर को फिर प्रमोट किया जाता है। कोई हार्मोन जैसे जीएनआरएच आ गया तो हाइट को प्रमोट करेगा, कोई और हार्मोन आ गया, कोई अपने को लंबा दिख रहा है तो हाइट वाला जो है हार्मोन उसके अंदर ज्यादा है, कोई अपने को छोटा दिख रहा है तो हाइट वाला क्रोमोसोम कम है। तो यही सारी चीजें फिर मेंडेलियन कैरेक्टर्स को उठा करके लेकर के जाती। तो इन्हीं तीन चीजों में से अपने को सर बताना है कि सर कौन सा जेनेटिक मटेरियल था। मैंने डीएनए आपको बता करके रखा है, कैसे बताया था, आज सारी इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर चर्चा अपनी चलेगी। सर पहली चीज तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको क्वालिफाई होना है, अगर आपको क्वालिफाई होना है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आपको दिखाना पड़ेगा। आइए उन्हीं प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी लिखा जाए सर, क्या होती है, रेप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन, मतलब सर द जेनेटिक मटेरियल should generate its copy, should generate its copy। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सर, दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, साथ साथ लिखते भी चलिए। दूसरी प्रॉपर्टी है सर, थोड़ा सा नीचे लिखूंगा इसको क्योंकि यहाँ एक लाइन लिखूंगा अभी, यहाँ पर थोड़ा आप लोग भी जगह छोड़िएगा दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के पहले, यहाँ कुछ चीजें लिखूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी सर होनी चाहिए कि स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली क्या होना चाहिए सर, स्टेबल होना चाहिए। ये हो गई सर दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक बात है। ये दो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी गई। पहली प्रॉपर्टी में लिखा हूं क्या सर, रेप्लिकेशन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने से अपनी कॉपी बनाने में केपेबल हो, अपने से रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना सके, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखा सर कि स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होना चाहिए सर, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब यहां एक पॉइंट जो मैं कह रहा था लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा कि डीएनए और आरएनए में सर, डीएनए एंड आरएनए शोज सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए और आरएनए दोनों में सेल्फ रेप्लिकेशन होता है सर, बट प्रोटीन डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। एक आदमी यहीं बाहर हो गया, देखिए एक, तीन लोग लड़ रहे थे चुनाव, एक आदमी यहीं बाहर हो गया जेनेटिक मटेरियल में। पहली प्रॉपर्टी में ही एक आदमी बाहर हो गया। कहा गया कि सर जेनेटिक मटेरियल अपने से रेप्लिकेट कर ले, अपने से अपनी कॉपी बना ले, इसके लिए कैपेबल होना चाहिए। हमने कहा कि सर डीएनए भी है, आरएनए भी है, ये दोनों अपने से अपनी कॉपी बना लेते हैं। प्रोटीन भैया जो हैं ये नहीं बना पाते हैं, तो प्रोटीन भैया क्या हो गए, बाहर हो गए। ये जो है जेनेटिक मटेरियल के रेस से बाहर हो गए, इनके ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है सर। दूसरी चीज में लिखा कि स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब सर इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज इट्स केमिकल एंड स्ट्रक्चरल नेचर, in varying life cycles, ages and varying life cycles, ages and physiology of organism, physiology of organism। ठीक बात है, ठीक बात है।
दो प्रॉपर्टी लिखी गई, दोनों प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया सर। एक आपको रेप्लिकेशन बताया गया सर। रेप्लिकेशन में मैं क्या कह रहा हूं सर कि द जेनेटिक मटेरियल शुड जनरेट इट्स कॉपी, जेनेटिक मटेरियल अपने से अपनी कॉपी बना सके सर। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है सर, डीएनए और आरएनए में, इसी पहली पॉइंट में लिखा मैं कि डीएनए और आरएनए में ये चीज देखने को मिलती है, प्रोटीन अपने से अपनी कॉपी नहीं बना पाता है। ठीक है, प्रोटीन अपने से अपनी कॉपी नहीं बना पाता। दूसरी प्रॉपर्टी बोला कि स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। चाहे डिफरेंट लाइफ ग्रुप्स आ गए, डिफरेंट लाइफ एजेस आ गई, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स आ गई, या फिर डिफरेंट फिजियोलॉजी आ गई ऑर्गेनिज्म की, इसमें भी अपने आप को बदलना नहीं है। जेनेटिक मटेरियल को जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया कि स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होना चाहिए सर, स्टेबल होना चाहिए। अच्छी बात है। अब स्टेबिलिटी पर थोड़ा सा और पॉइंट अगर लिख लूं तो मैं बोलूंगा कि सर डीएनए जो है, डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल। क्यों ऐसा कह रहे हैं सर, क्यों ऐसा कह रहे हैं सर? इसके पीछे रीजंस हैं, इसके पीछे रीजंस हैं। आरएनए के पास, आरएनए में आपको पता है जब पेंटोज शुगर में बना रहा था, आपको अगर याद होगा कि हमारे पेंटोज भैया का जब शुगर बन रहा था तो ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2 थी, ये पोजीशन 3 थी, ये पोजीशन 4 था। यहीं पर CH2OH था, नीचे H था, यहाँ पर H था, OH था, यहाँ पर H था, H था, यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा था और H था सर। ठीक बात है। यहाँ से नाइट्रोजन बेस आकर के लग जा रहा था और यहाँ पांचवें वाले पर आकर के सर फास्फेट लग जा रहा था। ठीक बात है। आपको पता है जब आरएनए की बात मैं करूंगा तो ये राइबोस शुगर हो जाएगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस है सर, आरएनए में राइबोस शुगर है सर। राइबोस है तो क्या यहाँ भी OH देखने को मिलता था? तो जो सेकंड पोजीशन पर अब यहीं से चेन आती थी तो ये डीऑक्सीफाई अगर हो जाता था तो गायब हो जाता था, डीएनए में नहीं रहता था सर। लेकिन आरएनए भैया में ये रहते थे। आरएनए में यहाँ पर आपको OH देखने को मिलता था सर। अगर यहाँ पर H नहीं तो यहाँ तो OH देखने को मिलता था सेकेंड प्लेस पे, इसीलिए राइबो था सर, राइबो न्यूक्लिक एसिड था, ये डीऑक्सी नहीं हुआ था। तो आरएनए के अंदर 2' पोजीशन पर OH का जो ग्रुप है, इससे ये क्या होता है, अब यहां से हम इसको हटा करके दूसरा ग्रुप ला करके लगा सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी केमिस्ट्री आपको रिवाइज में कराऊं तो आपको पता है कि जहां जहां पर ट्रांजिशन वाले रहते हैं वहीं वहीं पर चीजें होती हैं। अगर अल्कोहल का ग्रुप है तो वो टूटेगा, मिथाइल का ग्रुप है तो वो टूटेगा, इपॉक्सी का ग्रुप है तो वो टूटेगा, जो सा भी ग्रुप रहेगा वही टूटेगा। तो सर यहां पर OH वाला ग्रुप था, यही OH वाला ग्रुप जो है तोड़ करके डीएनए में नहीं था तो आगे चेन कंटिन्यू होती चली गई थी। आरएनए वाले में अलग कहानी चलती जाएगी, वो हमें पढ़ाया नहीं गया सर। लेकिन यहां पर जो OH लगा है, क्या इससे कह सकता हूं कि ट्रांजिशन होता रहेगा सर ज्यादा? क्योंकि OH लगा है तो ये फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पर ट्रांजिशन करने के लिए फ्री है, यहां पर दूसरे मॉलिक्यूल आकर के जुड़ सकते हैं। तो आरएनए में क्या होता है, सेकेंड पोजीशन पर OH का ग्रुप लगा रहता है सर। OH के ग्रुप वजह से इट इज इजीली डिग्रेडेबल, इट इज इजीली, उसी ग्रुप के वजह से इट इज इजीली डिग्रेडेबल। ये क्या हो सकता है सर, डिग्रेड कर सकता है। वेयर एज डीएनए में ऐसा कोई नहीं है। डीएनए का जब हम शुगर ड्रॉ करेंगे, डीएनए का जब हम शुगर ड्रॉ करेंगे तो डीएनए के शुगर में यहाँ पर जो है H ही रहता है, यहाँ HOH रहता है, यहाँ H रहता है, तो ये इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है आरएनए के कंपैरिजन में। तो आप इसको डीएनए को इट इज नॉट इजीली डिग्रेडेबल। ठीक बात है। आप डीएनए में कह रहे हैं कि सर यहाँ वाली पॉइंट से मैं लेकर के आया था कि सर स्ट्रक्चरली और केमिकली ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसी में कह रहा हूँ सर कि डीएनए जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के तुलना में? क्योंकि आरएनए के पास यहाँ पर OH वाला एक ग्रुप शुगर में पेंटोस के आता है सर, जो कि ट्रांजिशन करवाएगा, ईजिली डिग्रेड हो जाएगा, डीएनए नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात अपने को और पता चली कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है सर। इसके बाद सर अगर मैं यहीं पर बोलूं कि डीएनए में आपको पता है थाइमीन होता है, आपको पता है डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है। थाइमीन होता है कहां पर, डीएनए में सर। और यूरासिल होता है सर कहां पर, यूरासिल होता है कहां पर, आरएनए में।
ये दो नाइट्रोजन बेसिस में चेंजेस अपने देखने को मिले थे सर। एक में सर डीएनए था, एक में सर थाइमीन था, एक में सर यूरासिल था। तो डीएनए वाले भैया के पास थाइमीन था और आरएनए वाले भैया के पास क्या था सर, यूरासिल था। अब यहाँ पर एक चीज और अपने को समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए सर, कि ये थाइमीन के वजह से डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है सर। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंफर्म करता है थाइमीन, यूरासिल जो है नहीं करता है आरएनए में। तो यहां पर स्टेबिलिटी लैक हो जाती है, स्टेबिलिटी लेस है भैया, क्योंकि यहाँ पर यूरासिल है, इनके पास थाइमीन है, तो इसलिए भी इनकी क्या रहेगी सर, स्टेबिलिटी डीएनए की ज़्यादा रहेगी आरएनए के तुलना में। अच्छी बात है सर, यहाँ तक भी सर बातें अच्छी हैं सर, यहाँ तक भी बातें अच्छी हैं सर। अब सर इसके बाद क्या लिखा जाए, इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, द जेनेटिक मटीरियल should be the genetic material should be capable of undergoing mutation, जो जेनेटिक मटेरियल होंगे दोनों, क्योंकि प्रोटीन तो निकाल दिया गया पहले ही पॉइंट से, दो जेनेटिक मटेरियल मिले, एक डीएनए एक आरएनए। अब डीएनए और आरएनए दोनों को कैपेबिलिटी दोनों के पास होनी चाहिए कि अगर म्यूटेशन हो रहा है तो हम म्यूटेशन के साथ पार निकलेंगे, म्यूटेशन को इनहिबिट नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, म्यूटेशन से दूसरा रास्ता पकड़ेंगे नहीं, उसी म्यूटेशन को हो करके चले जाएंगे बिना किसी अपने ऊपर प्रभाव डाले। तो यही पॉइंट तीसरा क्या आता है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन, एक पॉइंट सर ये हो गया सर। एक चीज आती है पॉइंट सर, द जेनेटिक मटेरियल should faithfully transmit, able to transmit itself to the next generation। ये क्या पॉइंट आया सर, ये पॉइंट क्या है कि जेनेटिक मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपने से नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरीके से जाए जिस तरीके से था। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहां पर हेरिडेटरी का भी आता है, एक कॉन्सेप्ट अपने को हेरिडेटरी का भी पढ़ाया गया है सर। हेरिडेटरी क्या होती है सर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाएगा वाया जेनेटिक मटेरियल ही जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से फेथफुली एबल टू ट्रांसमिट इटसेल्फ टू नेक्स्ट जनरेशन। आगे जितनी भी जनरेशन आएगी अपने से उन जनरेशन में क्या करवा लेगा, ट्रांजिट करवाएगा उस जनरेशन में उसी तरीके से जिस तरीके से था जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है, ठीक बात है। यहां तक एक पॉइंट आया, एक पॉइंट यहां और आता है कि आरएनए जो होता है, आरएनए इज कैटालिटिक मोर एज कंपेयर्ड टू डीएनए। डीएनए से आरएनए ज्यादा कैटालिटिक है, और जो कैटालिटिव रहेगा भैया वो रिएक्टिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं सर आरएनए क्या है, ये मोर कैटालिटिक है, मोर रिएक्टिव है।
और इसी के साथ में क्या रहेगा, जब कैटालिटिक है सर, रिएक्टिव है सर, तो मैं कह सकता हूं लेस स्टेबल होगा। ठीक बात है सर, लेस स्टेबल होगा। डीएनए में हम कह सकते हैं, डीएनए में कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट कह दें कि सर केमिकली लेस रिएक्टिव एंड structurally more stable, structurally more stable। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, क्या सर बात ठीक है? क्या सर बात ठीक है? क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं सर? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ा रहे हैं। क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला तो रेप्लिकेट कर सके, अपने से अपनी कॉपी बना सके। डीएनए आरएनए दोनों ये करते हैं, प्रोटीन नहीं करता है। दूसरी चीज़ क्या है सर, यहाँ पर जो है लिखा है कि स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज भी और केमिकल कंपोजिशन वाइज भी, बायोकेमिस्ट्री वाइज भी स्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या लिखा है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर और सारा बताया गया कि डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया। थाइमीन के बारे में बताया कि डीएनए के पास थाइमीन है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी कंफर्म करता है। यूरासिल वो काम आरएनए में नहीं करता है। फिर इसके बाद सर मैं आपको बताया कि शुड केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशंस, शुड केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशंस। चौथा पॉइंट बताया कि फेथफुली ट्रांसमिट इटसेल्फ टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद में एक चीज बताई गई कि आरएनए कैटालिटिक ज्यादा है। कैटालिटिक का मतलब क्या होता है सर? जो रिएक्शन कर ले। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री में सोडियम पानी में डालेंगे ब्लास्ट हो जाएगा। क्या होता है? सोडियम होता है, पानी में डालेंगे ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ में। तो आरएनए भी हाईली रिएक्टिव है। पड़ा रहेगा इसे चुपचाप, आरएनए से पड़ा है, कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा, उससे बात कर लेगा। ए भैया कहाँ जा रहे हो, क्या काम है? डीएनए चुपचाप बैठा रहेगा, डीएनए नहीं बोलेगा। कोई पास से गुजर गया, पूछ लिया कि डीएनए भैया से कि भैया आप अच्छे हैं, तो हाँ बोल देंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे। आरएनए क्या है? हर किसी से बात करता है, जबरदस्ती की बात करता है, इसीलिए कैटालिटिक है। कैटालिटिक मतलब जो केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए हमेशा तैयार है कि मैं रेडी हूँ, आप केमिकल रिएक्शन लाइए, मैं धड़ 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 डिग्रेड करूंगा। आरएनए ऐसा है, डीएनए ऐसा नहीं है, इसीलिए आरएनए मोर कैटालिटिक लिखा। जो कैटालिटिक ज्यादा है वो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, मोर रिएक्टिव लिखा। और जो रिएक्टिव ज्यादा है, जो रिएक्शन ज्यादा कर रहा है, वो लेस स्टेबल होगा, इसीलिए लेस स्टेबल लिखा गया। डीएनए में लिखा गया कि केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली सर मोर स्टेबल है। ठीक बात है। अब ये जो पॉइंट सर आपने लिखे हैं, इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं, जो पॉइंट्स लिखे, अब पॉइंट्स indicates that both DNA and RNA is a genetic material, being more stable, DNA will transfer, being more stable, DNA is preferred for storage of genetic material, whereas RNA is used for transmission. भैया जो पॉइंट्स बताए गए, अभी जिन पॉइंट्स की चर्चा मैं करके आया आपके साथ में, इन पॉइंट्स के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि सर दोनों आपने जिन जिन पॉइंट्स को बताया सर, उस बेसिस पर प्रोटीन भैया सिर्फ बाहर हुए हैं सर, डीएनए भी और आरएनए भी, ये दोनों क्या है?
जेनेटिक मटेरियल है सर, और हम कह रहे हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए डीएनए से कहेंगे कि तुम क्या करो, स्टोरेज करो। किसका स्टोरेज करो? जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का, या इसी को मैं कह सकता हूँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, कम बोलता है, सबसे नहीं बात करता है, कम बोलता है, तो राज इधर उधर नहीं होंगे, राज समेट के रखेगा डीएनए। समझ रहे हैं? डीएनए राज को राज रखेगा, आरएनए राज को सामाजिक कर देगा। इसीलिए आरएनए से कहा जाता है कि तुम खुराफाती बहुत हो, डीएनए जो है होशियार है। डीएनए से कहा गया कि सर दोनों लोग जेनेटिक मटेरियल हैं, ऐसा करिए कि आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखिए। आप स्टोर करके रखिए क्योंकि आप व्याकुल नहीं होते हैं, आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, राज राज रहेगा। आरएनए पगलाया रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, किसी से भी बोलता रहता है, तो इससे सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करवाया जाएगा। जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जिस जेनेटिक मटेरियल को आप स्टोर करके रखेंगे, इसी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन जो है हम लोग आरएनए से करवा देंगे। सर यहां तक अगर पढ़ लिए तो सर मैं एक लाइन और आपको लिख दूं। एक कंपैरिजन मेरे मन में था, मैं सोच रहा था उसको कर दिया जाए सर, डीएनए ले लिया जाए सर और आरएनए ले लिया जाए सर, और इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो चर्चा किया गया है थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया जाए। मैं बोल सकता हूं कि ये मोर स्टेबल है, ये क्या है सर? मोर स्टेबल है। ये क्या है सर? लेस स्टेबल है। ठीक बात है। ये मोर स्टेबल हैं, ये लेस स्टेबल हैं। ये क्या है सर? इनमें स्लो म्यूटेशंस होती है, स्लो म्यूटेशंस होगी। यहां सर फास्ट म्यूटेशन होगी। उसके बाद सर यहां पर लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहां पर सर मोर वेरिएशन देखने को मिलेगा, यहां पर मोर वेरिएशन देखने को मिलेगा। सर इनका स्लो एवोल्यूशन होगा, इनका एवोल्यूशन स्लो होगा सर, इनमें एवोल्यूशन फास्ट होगा सर। ये 4 पॉइंट मैंने और लिख दिए कंपैरिजन करते हुए कि डीएनए और आरएनए दोनों है भैया, लेकिन डीएनए बाजी मार गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, आप कम स्टेबल हैं। दूसरी चीज़, ये डीएनए म्यूटेशंस को भी दिखाता है, आप भी म्यूटेशन को दिखाते हैं। आप भी का मतलब आरएनए, आरएनए डीएनए की बात चल रही है कि आरएनए बुरा मान गया कि नहीं, हमको हमारे साथ गलत कर दिए, हमको स्टोर करने को नहीं दे रहे हो, हम ऐसे कैसे बात बताते हैं, तुम गलत बात कह रहे हो, नहीं ये हम अच्छी बात नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो डीएनए आरएनए दोनों को बैठाया गया और दोनों से कहा जा रहा है कि भैया देखो आरएनए, डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल है, तुम कम स्टेबल हो। इसके बाद डीएनए जो है स्लो म्यूटेशन, म्यूटेशन तो दोनों दिखाते हो, लेकिन इसमें स्लो म्यूटेशन होती है, तुम्हारे में बहुत तेज म्यूटेशन होती है। फिर बताया गया कि ये लेस वेरिएशन है, स्टेबल ज़्यादा है, वेरिएशन कम दिखाता है, तुम्हारे में वेरिएशन ज़्यादा है भैया। इसके बाद बताया गया कि इवोल्यूशन को भी स्लो रेजिस्ट करता है डीएनए, तुम्हारे में इवोल्यूशन भी फास्ट है, इसीलिए डीएनए ही स्टोर करेगा, इसीलिए डीएनए स्टोरेज करेगा, आप ट्रांसफ़र करेंगे, आप ट्रांसमिशन करेंगे। यहां तक प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या? प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या? बताइए, सभी लोग बताइए, क्या प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपको? इतनी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दी हुई है, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करके लेता आया हूं। क्या प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है? तो बताइए मुझे, क्या सर प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है? यस सर। प्रभाकर जी का आ गया, यस सर। सबसे पहले प्रभाकर जी का आ गया सर, यस सर, यस सर। चांदनी जी बोल रही हैं, भूपेन जी का भी आ गया, आकांक्षा जी का भी आ गया, अशोक जी का भी आ गया। क्लियर है सर, यहाँ तक बात कहानी क्लियर चल रही है सर। यहाँ तक कहानी मीना जी का भी आ गया, क्लियर है सर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है सर। यहाँ तक समस्या नहीं है तो आइए रेप्लिकेशन शुरू किया जाए, रेप्लिकेशन का कुछ शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं बता रहा था आपको, अब यहाँ तक आप प्रॉपर्टीज जान गए, यहाँ तक आप प्रॉपर्टीज जान गए। अनुराधा जी आ गई हैं, ठीक है, प्रणाम। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं सर। मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा था, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एक फ्लो चार्ट मैं बना दूंगा कि सर डीएनए से आप बनाएंगे एमआरएनए, डीएनए से आप बनाएंगे एमआरएनए, और ये जो एमआरएनए बनाएंगे, ये प्रोसेस जो होगी
इसको कहते हैं सर ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे सर? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसके बाद सर mRNA से आप प्रोटीन बनाएंगे। mRNA से आप क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रोसेस को, यहाँ जो प्रोसेस हुई उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको सर ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और एक चीज होती है कि डीएनए से डीएनए भी बन जाता है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि हम डीएनए से डीएनए को ही बना लेंगे, क्योंकि अपनी कॉपी बनाने वाला हो, प्रॉपर्टी में अपने को पढ़ करके ही आए कि प्रॉपर्टी सर ये होती ही है, अपने से जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी बना सकता है। ये बात अच्छी बात है सर। तो रेप्लिकेशन एक होगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, जो डीएनए से बनेगा एमआरएनए। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और सर जो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। यही तीनों अपने को पढ़ना है सर। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी गई है, लिखा गया है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल एक माँ बताई है एनसीईआरटी ने, ये सेंट्रल डॉगमा। और एनसीईआरटी बोलती है कि वाटसन एंड क्रिक ने ही फ्रांसिस गलत लिख दिए क्या सर? हाँ, फ्रांसिस, अरे क्या मैं गलत लिख रहा हूं? क्या मैं गलत लिख रहा हूं? फ्रांसिस क्रिक हैड गिवन दिस। कब भैया? 1953। वाटसन एंड क्रिक साथ में ही दिए थे, लेकिन एनसीईआरटी बहुत प्यार से बोलती है आपसे कि फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया था। ये यही सेंट्रल डॉगमा है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, यही क्या है? सेंट्रल डॉगमा है। इसी के रिलेटेड अपनी पूरी कहानी चलेगी सर। कैसे चलेगी? पहले रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए से डीएनए बनाएंगे जिसको रेप्लिकेशन बोलेंगे सर। उसके बाद वाया ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे सर। एमआरएनए जब बन जाएगा तो उससे वाया ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाएंगे। यही आगे अगर कहानी चली जाएगी तो प्रोटीन से आपको पता है एंजाइम्स बनते हैं सर। एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं सर? वेरियस हार्मोन्स को प्रमोट करते हैं। और फिर क्या होता है? मेंडेलियन कैरेक्टर को क्या कर देते हैं सर? ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक बात है, मेंडेलियन कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक बात है। मुझे स्पेलिंग बता रहे हैं लोग, FRANCIS। मैं भूल रहा था क्या? मैं भूल रहा था क्या? अरे भैया फिर गलत है सर जी, फिर गलत है। क्या लिखा हूँ? फ्रांसिस, अरे फ्रांसिस लिखा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलत लिख रहा हूँ मैं। जब गलत लिखो तो ऐसा नहीं लगता क्या? आपको ऐसा नहीं लगता कि जब कभी गलत लिखी जाती है स्पेलिंग तो अपने आंखों को अच्छी नहीं लगती है? वो बार बार आंखें कहती है कि ये क्या लिखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ऐसा होता है? भैया फ्रांसिस की स्पेलिंग में गलत लिख रहा था बार बार, और देखिए आप लोग मुझे बता दिए फ्रांसिस की स्पेलिंग ये सी है, ये होती है फ्रांसिस की स्पेलिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ऐसा ही होता था सर? ठीक है। ऐसा होता है जब गलत लिखते हैं सर तो मन को नहीं भाता। कुछ भी गलत रहता है मन को नहीं भाता, जब तक सही नहीं रहता तब तक मन को नहीं भाता। भैया यही पूरी कहानी है। यही पूरी कहानी में मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। अभी तक आप ध्यान दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, वही मतलब है, लेकिन अब आगे के लेक्चर्स में ध्यान दीजिए। यहीं पर सब लोग धाराशाही होते हैं, यही मेन कहानी है। हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं सर, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक बात है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। आइए आइए सभी लोग साथ में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा जाए। डीएनए रेप्लिकेशन का जो स्ट्रक्चर वाला मैटर है, सारी चीज़ें मैटर है, मैं आपको समझा दूंगा, पर आज उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आज अपने पास बचा है 20 मिनट, और वो 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट का डीएनए रेप्लिकेशन है। जो स्ट्रैंड आती है उसको अनजिप किया जाता, खोला जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज पॉइंट्स लिखेंगे,
कल के लेक्चर में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। तो थोड़ा धीरज रख करके अपने को चलना है। डीएनए रेप्लिकेशन में सर पहली चीज हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट कि वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ये क्रिक लिखा है, ये जी नहीं है, CRIC के क्रिक लिखा है। फिर भी आपको लगेगा तो मैं सेपरेट करके लिख देता हूं, समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्या लिखा है सर? क्रिक लिखा है। वाटसन एंड क्रिक proposed a scheme for DNA replication, for DNA replication। इन्होंने एक स्कीम दिया सर डीएनए रेप्लिकेशन का। स्कीम क्या थी सर? स्कीम क्या थी सर? एक लाइन ये कहते हैं, इनकी एक लाइन है, उस लाइन को लिखेंगे एज इट इज, जो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में बोला था, उस लाइन को सर एज इट इज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इट हैज नॉट एस्केप्ड, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि कोट कर रहा हूं, ये मैं नहीं बोला था, वाटसन एंड क्रिक बोले थे, इसीलिए कोट कर रहा हूं। जब कोट करते हैं तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कोट की कर रहा हूं? इट हैज नॉट एस्केप्ड, इट हैज नॉट एस्केप्ड, नॉट एस्केप्ड आर नोटिस दैट it has not escaped our notice that the specific pairing, that the specific pairing, specific pairing we have postulated immediately, we have postulated immediately suggest a possible copying, suggests a possible copying, a possible copying mechanism for genetic material। ये बात किसने कही थी सर? ये बात यहाँ पर फुल स्टॉप लगा करके डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दे रहा हूं। ये सर कोट दिया गया था, कोट बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953, in 1953। डीएनए रेप्लिकेशन की एक स्कीम कही जाती है कि स्कीम जो थी इसकी कैसे होगा, क्या होगा, इसको कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक दिए थे। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इन्होंने एक बात बोली, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा गया, एनसीईआरटी में लिखी है और कई सारे किताबों में भी लिखी, इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ये हमारे ध्यान से गायब नहीं हुआ है। क्या गायब नहीं हुआ इनके ध्यान से? दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड, जो स्पेसिफिक पेयरिंग हमने दिखाई थी बना करके कि जिस तरीके से स्पेसिफिक पेयरिंग हो रही है, ये इमीडिएटली अंततोगत्वा सजेस्ट करता है, हमको बताता है, क्या बताता है? अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल कॉपी अपना बना लेंगे, कॉपी अपनी बना करके वो मैनेज कर लेंगे। तो ये किनकी बात थी कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे ध्यान से, एस्केप मतलब गायब होता है, नोटिस मतलब ध्यान होता है, कि ये हमारे ध्यान से गायब नहीं हुआ है। क्या गायब नहीं हुआ है? कि जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग हम देख रहे थे, जो स्पेसिफिक पेयरिंग डीएनए के अंदर हो रही थी, ये अंततोगत्वा हमको यही बताती है कि एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा, यानी कॉपिंग पॉसिबल है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। यही स्कीम थी सर इनकी, यही क्या थी सर? इनकी स्कीम थी। ठीक बात है। अब जो ये स्कीम थी सर, द स्कीम
suggests semi conservative DNA replication। ये जो स्कीम है ये हमको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन दिखाती है सर। ये जो स्कीम पीछे जो चर्चा कर रहे थे जिस स्कीम की, ये जो स्कीम ये लोग बताए सर, ये क्या बताती है हमको? सेमी कंजर्वेटिव। अभी इसका मतलब बताऊंगा कि सेमी कंजर्वेटिव का एग्जैक्टली मतलब क्या है। अभी लिखिए कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का बताती है सर। मतलब two strands would separate and will act as template for the synthesis of new complementary strand। क्या कह रहा हूं मैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो स्कीम वाटसन एंड क्रिक की थी सर, ये सेमी कंजर्वेटिव थी। अभी आगे बताऊंगा डायग्राम बना करके कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव थी। उसके पहले एक चीज और आती है कि सर दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, अपने दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा सर। ये नाइट्रोजन बेसेस हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन बेसेस रहेंगे, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। दो स्ट्रैंड होते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड को जब सेपरेट किया जाता है, इन दोनों स्ट्रैंड को जब दूर दूर किया जाता है, इस तरीके से दूर दूर कर दिया जाता है, तो क्या होगा सर? जब दूर दूर कर देंगे तो ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी। ये टेम्पलेट हो जाएगा 1 नंबर, ये टेम्पलेट हो जाएगा 2 नंबर। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है सर? जिससे देख करके हम बनेंगे, जिससे देख करके हम तैयार होंगे, वो हमारे लिए टेम्पलेट रहेगा। अब जो नई स्ट्रैंड यहाँ बनेगी वो इसके लिए टेम्पलेट का काम करेगी। टेम्पलेट का मतलब यही होता है कि सर हमारे से, मैं अगर किसी की तरह बन रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं जिसके तरह बना हूँ वो मेरा टेम्पलेट था। तो यहाँ पर जो बनेगा ये क्या वही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। तो हम बोले कि 2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट and will act as template for synthesis of new complementary strand। ठीक बात है। इसके बाद एक पॉइंट, अभी ये सारी चीजें बताऊंगा, पॉइंट लिखते चलिए। एक पॉइंट और लिखिए सर, क्या लिखिए? आफ्टर completion of replication, one strand of DNA, after completion of replication, या इसको ये लिखूं, each strand of DNA, या और थोड़ा सा अच्छा लिखूं तो सर ईच मॉलिक्यूल लिख लूं तो बात ही खत्म हो जाएगी। ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए हैज 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अदर न्यूली synthesized स्ट्रैंड। ठीक बात है। एक पॉइंट और लिखा जाए सर, क्या लिखा जाए सर? एक पॉइंट लिखा जाए कि डीएनए, ये तो पता ही है, डीएनए इज
capable of self duplication, इसी डुप्लीकेशन को अपन रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक बात है, एक पॉइंट और लिखा जाए सर, बिकॉज ऑफ दिस all organisms reproduces and generates its copy। इसके बाद सर एक पॉइंट और लिख लीजिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। डीएनए रेप्लिकेशन takes place in S phase of cell cycle। ठीक बात है, ठीक बात है। क्या कह रहा हूं सर, कह रहा हूं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होगी, जो नया डीएनए मिलेगा उसमें क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो पेरेंट की होगी, एक स्ट्रैंड पेरेंट की होगी और एक नई सिंथेसाइज हुई होगी। यह भी बात क्लियर है। दूसरी चीज कहा गया कि कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन, ये तो बात पीछे बता दिया हूं। और एक चीज लिखा गया कि बिकॉज ऑफ दिस, इसी रेप्लिकेशन के वजह से ही डीएनए के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी नई कॉपीज बनाते हैं, इसी डीएनए रेप्लिकेशन के वजह से। और एक पॉइंट और हम लोग लिखें कि डीएनए का रेप्लिकेशन साहब एस फेज ऑफ सेल साइकिल में देखने को मिलता है। अगर पूछूं कहां देखने को मिलता है तो सर एस फेज में देखने को मिलता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में देखने को मिलता है सर। ठीक है, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा ये समझा जाए, थोड़ा सा मजा आए, आपको फील आए। आज की क्लास में तो उसको नहीं शुरू करेंगे, वो कल ही शुरू होगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया कि मैं नहीं चाहता आधा इधर पढ़ाऊं आधा उधर पढ़ाऊं, इकट्ठे पढ़ाऊं ताकि समझ में आए। क्या होता है इस तरीके से, ये देखिए डीएनए था, ये क्या था सर, डीएनए था, ये बात सर ठीक है, ये डीएनए था सर, ये डीएनए था, ये सर इसकी दो स्ट्रैंड्स थी। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फैलाएंगे। हमने क्या किया सर, इसको थोड़ा सा फैला दिया, थोड़ा सा फैला दिया तो ये इस तरीके से हो गया, थोड़ा सा फैला दिए, यहाँ ऐसे था तो फैला दिए तो इस तरीके से हो गया। क्योंकि पता है पास पास रहेगा अगर तो फिर से वही काम हो जाएगा, अपने को नया बनाना है तो क्या होता है सर, फैला दिए, फैला दिए तो आपको पता है कि ये एक स्ट्रैंड हो गई। और थोड़ी सी दूरी और अगर बना दूं, क्योंकि दूरी नहीं रहेगी तो वापस से कंबाइन कर जाएंगे आपस में, तो थोड़ा सा फैलाया गया। ये सब हेलिकेस की मदद से होता है, ये कल की क्लास में बताऊंगा। एक एंजाइम आता है हेलिकेस, हुक के तरह होता है, वो ऐसे हुक फंसाता है। और आपको पता है ये कहाँ फंसाता है, एटी के बीच में फंसाता है। दो नाइट्रोजन बेसिस पेयरिंग होती है, एक जीसी पेयरिंग होती है, एटी, एटी में 2 बॉन्ड होते हैं, जीसी में 3 बॉन्ड होते हैं। 2 बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान है, इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है, इसको तोड़ने में समय लगेगा। इसको तोड़ने से अच्छा एटी वाले जहां रहते हैं, जहां जहां एडेनिन और थाइमिन रहता है, वहीं वहीं पर हेलिकेस हुक के तरह आता है। हेलिकेस ऐसा कुछ हुक के तरीके का रहता है, ये हुक फंसाएगा एक इधर से और एक हुक फंसाएगा इधर से। हेलिकेस भैया क्या करते हैं, ये हेलिकेस भैया क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद एक एसबीएस प्रोटीन आता है, वो यहाँ पर एक्ट करता है, यहाँ पर लग जाता है, बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं उसको। वो एसबीएस प्रोटीन क्या करता है कि इन दोनों को आपस में पास नहीं आने देता है, इन दोनों को आपस में क्या करता है, पास नहीं आने देता है। सर ये चीज चल रही थी, ये चीज चल रही थी। अब यहां पर भी नाइट्रोजन बेसेस होंगे, यहां पर भी नाइट्रोजन बेसेस होंगे। अब ये स्ट्रैंड जो होती है इसी को टेम्पलेट कहते हैं, इसको भी टेम्पलेट कहते हैं और इसको भी टेम्पलेट कहते हैं। क्यों टेम्पलेट कहते हैं सर, क्योंकि जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो इसी के साथ में बनेगी, इसीलिए इसको टेम्पलेट कहते हैं। तो अब नई स्ट्रैंड जो बनाऊं सर, मैं जो नई स्ट्रैंड बनाऊंगा क्या वो इस तरीके से, अच्छा एक चीज और याद रखिए, आपको पता है एक एंजाइम आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज नाम से समझ में आ रहा है,
पॉलीमर बनाएगा सर। पॉलीमरेज नाम से समझ में आ रहा है, पॉलीमर बनाएगा सर। पॉलीमर मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बड़ी बड़ी चेन करता चला जाएगा, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं कि यहां से जो पॉलीमरेज बनाएगा नई वाली स्ट्रैंड, वो इस वाले भैया को देख करके बनाएगा, टेम्पलेट भैया को देख करके बनाएगा, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट है। डीएनए डिपेंडेंट है, ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर वो डिपेंडेंट है, इसीलिए बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को देख करके डीएनए के जैसा ही पॉलीमराइजेशन करेगा। एक ये एंजाइम आएगा, इसमें भी 3 होते हैं, एक पॉलीमरेज 1 होता है, एक पॉलीमरेज 2 होता है, एक पॉलीमरेज 3 होता है। सारी चीजें कल के लेक्चर में बात करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक एक आपका क्लियर कर रहा हूं कि होती क्या चीजें हैं रेप्लिकेशन में। तो यहां पर क्या आता है, ये एंजाइम आता है सर, ये एंजाइम यहां से बेस पेयर बनाना नया वाला स्ट्रैंड का शुरू करेगा। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, 2-3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि सर आपको पता है ये 5' और ये 3' अगर है तो आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो इधर 5' और इधर 3' आ जाएगा। इन भैया की एक शर्त है कि हम जो है सर 5' से 3' ही बनाएंगे, 5' से 3' ही क्या करेंगे, बनाएंगे। ये 5' से 3' ही नया वाला बनाएंगे, और इनको एक प्राइमेज चाहिए होता है। इनको ये बोलते हैं कि हम बना तो देंगे लेकिन पहले हमको थोड़ा सा हिस्सा डबल वाला दो, डबल स्ट्रैंडेड का दो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेटेड स्ट्रैंड हो गई है, यहाँ पर डबल नहीं है, हमको थोड़ा सा आप डबल स्ट्रैंड दीजिए कि थोड़ी देर तक हम सीख लें, थोड़ी देर तक सीख लें और सीख करके फिर आगे बनाता चले जाएं। तो यहाँ पर एक आता है क्या सर, एक प्राइमर आता है, इसको प्राइमेज बोलते हैं। ये आरएनए का होता है, इसीलिए इसको आरएनए प्राइमेजेस बोलते हैं। ये एंजाइम आता है, यहाँ कुछ दूर तक डबल स्ट्रैंडेड जो है पोर्शन बना देता है सर, डबल स्ट्रैंडेड बना देता है। फिर डबल स्ट्रैंडेड बनाने के बाद ये जो पॉलीमरेज भैया आए थे डीएनए के, ये यहीं से अपना बनाते हुए शुरू कर देंगे, ये यहीं से बनाते हुए नई चेन को शुरू कर देंगे। एक समय के बाद इस तरीके से नई चेन बनना शुरू हो जाएगी, ये नई चेन बनना शुरू हो जाएगी। ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इधर 5' आएगा और इधर 3' आएगा। ठीक बात है, एक स्ट्रैंड तैयार हो जाएगी। दूसरी वाली स्ट्रैंड कैसे होगी, फिर वही कहानी आएगी कि भैया हमको आरएनए दो। तो मान लीजिए यहां पर कहानी उल्टी हो गई, क्योंकि ये 3' से 5' है और ये 5' से 3' करेगा, तो जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आएगी, अब यहां पर एक आरएनए लगेगा। मान लीजिए यहां आरएनए लगा, आरएनए लगा, आरएनए लग गया सर, प्राइमेजेस, आरएनए के प्राइमेजेस लग गए, और ये बनाना यहाँ से शुरू कर देगा, ये बनाना नई स्ट्रैंड यहाँ से शुरू करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिट में अगर जाएंगे तो ये क्या 3' और 5' है, ठीक है, ये इस तरीके से बनाना शुरू करेगा। फिर इसमें यहाँ पर एक आएगा तो एक प्राइमर फिर जुड़ेगा, एक प्राइमर फिर जुड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर 5' और 3' वाली 5' 3' कहानी थी, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक खेला से दूसरे खेला, इसको 5' से 3' बनाना है, यहाँ पर कंटिन्यूसली बनाता हुआ चला आएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया सर, यहाँ 3' से 5' है और ये 5' से 3' बनाएगा। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि इतना बड़ा डीएनए है, ये 5' है, ये 3' है, अगर मैं ये ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन बना दूं, तो आप क्या कंपैरिजन करना जानते हैं कि ये 5' है और ये 3' हो जाएगा। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो ये 5' ये 3' हो जाएगा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो ये 3' ये 5' हो जाएगा। ये कंपैरिजन आप जानते हैं सर, इस कंपैरिजन को भी जानना पड़ेगा अपने को। फिर जब यहां आएगा, यहां तो खत्म हो गई कहानी, 5' से 3' बना लिया, कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी बार जब यहां आएगा तो फिर इसको आरएनए चाहिए होगा, क्योंकि इधर लेकर के जाना है, ये उल्टा है सर, ये उल्टा है, ये तो 5' 3' करके इतना दूर बना करके गायब हो गया। अब इधर भी बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएगा, तो फिर एक प्राइमर आएगा और फिर एक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये बना देगा, फिर वही बात हो जाएगी, 5' से 3' बना देगा। इस तरीके से ये स्ट्रैंड जो है डीएनए की बनेगी सर, इस तरीके से डीएनए की स्ट्रैंड क्या होगी, बनेगी सर। आपके मन में ये नहीं रहे कि सर डीएनए जो है पहले इस तरीके से था, फिर इसी से नया 2 ठो ऐसा ऐसा बन जाएगा। नहीं भैया, ये दोनों सेपरेट होते हैं, फिर ये नई वाली स्ट्रैंड बनती है, तो फिर ये एक अलग हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का एक अलग होकर के निकलेगा, एक अलग होकर के निकलेगा, तो कुछ इस तरीके का निकलेगा 2 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड ये इसके साथ में आ गई, एक स्ट्रैंड ये आ गई, ये एक मॉलिक्यूल, ये 2 स्ट्रैंड। ठीक बात है, ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या।
ठीक बात है क्या? इस तरीके से कहानी अपनी चलेगी। यहाँ पर फ्रेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, इसीलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा दूर बना लेंगे, फिर नया आरएनए प्राइमेज। यहाँ पर आरएनए प्राइमेज ज़्यादा आएंगे क्योंकि 5' 3' करना है, आरएनए प्राइमेज ज़्यादा आएंगे, इसीलिए सर इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। यहाँ पर कोई लैग नहीं है, एक बार आरएनए प्राइमेज आया, बनना धड़ 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 शुरू हो गया, इसीलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसीलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, ये एक फ्रेगमेंट, ये दो फ्रेगमेंट, अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं सर। बिल्कुल बेसिक बेसिक जानते चलिए सर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं सर। जहां से शुरू होगा रेप्लिकेशन, जैसे ये हिस्सा था, इस हिस्से से अपने को रेप्लिकेशन शुरू करना, ATTC, यहाँ पर क्या आ जाएगा TAAG, यहाँ से अपने को शुरू करना है रेप्लिकेशन, यहाँ से सेपरेट करेंगे, हुक फंसा करके खींचेंगे सर, तो ये जो हिस्सा आता है इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसी को उरी भी कहते हैं, उरी साइट्स भी कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। बेसिक बेसिक जान गए क्या भैया? बेसिक बेसिक जान गए क्या भैया कि क्या कहानी, कैसे कहानी चलेगी? इस कहानी को पूरा कल अच्छे से बताऊंगा। डीएनए रेप्लिकेशन में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ना डीएनए के रेप्लिकेशन में, ना ट्रांसक्रिप्शन में, ना ट्रांसलेशन में। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि जो बता दूंगा वही फाइनल हो जाएगा और उसी से आपकी सब समस्या दूर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन परेशानी नहीं रहेगी। अरे बताइए बताइए भैया, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? विशाल जी कह रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट डिस्कवर बाय ओकाजाकी साइंटिस्ट। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हर्ष का विषय है ये। सर जी बताइए बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहाँ तक कहानी क्लियर है? कुछ कुछ बेसिक पता चला कि रेप्लिकेशन में करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ बेसिक बेसिक जान गए आप? बेसिक बेसिक जान गए? बेसिक बेसिक जान गए क्या? ठीक बात है। अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्या होगा, पहले ओरी के बारे में पढ़ेंगे, पहले रेप्लिकेशन आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर स्टैंड को खोलूंगा, अनजिपिंग करूंगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है ना, अनजिपिंग होती। अब इसे मान लीजिए जिप के तरह हो गया, जैसे आप जिप खोलते हैं, चैन खोलते हैं बैग की, किसी भी चीज़ की जब चैन खोलते हैं तो थोड़ा सा खुलेगी, रुक जाएगी, वो थोड़ा सा फैल जाता है, फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ा और खोलेंगे। इस तरीके से ये जो जिपिंग आती है तो इधर दिक्कत नहीं फंसती। यहाँ जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स रहते हैं, इनके वजह से पहले यहां तक खुल जाएगा, फिर आगे खुलेगा, फिर आगे खुलेगा, इसीलिए अनजिपिंग एक आता है। तो अनजिपिंग है, अनवाइंडिंग है, फिर उसके बाद नया स्टैंड बनाना है। ये कल के लेक्चर में अपनी कहानी होगी। यहां तक बताइए अगर किसी को कोई समस्या है तो, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या आई है सर तो बताइए। यहां तक भावी शिक्षकों को, भावी डॉक्टरों को, भावी CUET एस्पिरेंट्स को, या किसी भी विद्यार्थी को जो NCERT परीक्षा, जिन परीक्षा में NCERT महत्वपूर्ण है, यहां तक किसी की समस्या है तो बताइए। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? सेशन लाइक नहीं किए हैं क्या आप लोग? सेशन लाइक कर दिए हैं क्या? सेशन लाइक कर दिए हैं क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है। इसे वाई चेन कहेंगे क्या सर जी? वाई चेन का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं आशीष जी। वाई चेन का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। हालांकि कल का लेक्चर हो जाएगा जब, तो कोई किसी को समस्या नहीं रहेगी। हल्का बेसिक आज बता दिया हूं, कल पूरी जो है आपको कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है सारी NCERT आज ही तो नहीं पढ़ लेंगे, सारी NCERT एक दिन में तो पढ़ी नहीं जा सकती, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भी कई कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं सर। ठीक है, क्या अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है सर? कल अपने को सर 2 बजे मिलना है, फिर से याद रहे सर, 2 बजे कल मिलेंगे। कल लिख रहा हूँ, टुमारो नहीं लिख रहा हूँ कल 2 बजे मिलेंगे। ठीक बात है। और कोई बात हो तो बताइए, और कोई बात हो बताइए। कि एक शायरी सुनना है तो भी बताइए, कि शायरी वायरी सुना दें क्या सर?
शायरी सुना दें क्या सर? अगर आपका मन हो तो मैं आपको शायरी सुना दूं क्या एक आध? कह रहे हैं सुना दीजिए सर। शायरी सुनने आए हो क्या तुम? शायरी एक है, शायरी क्या, एक गजल है, उसकी लाइनें हैं कुछ जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहली लाइन कहती है कि हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी गई। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। आप लोग भी बात मुझसे नहीं करते, मैं कहता हूं कमेंट किया करिए, कमेंट नहीं करते। एक ही हादसा तो है आज तक, वो ये है कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। उसके बाद एक लाइन आती है कि हमसे ये उम्मीदें नाज था कि आप, हमसे ये उम्मीदें नाज था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। ठीक है, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। ठीक है, ठीक है भैया, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शायरी वायरी सुनाते रहूंगा आपको, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया जो है मैटर भी पढ़ेंगे। पढ़ना अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, आपसे ही हूँ, आपके लिए ही हूँ, आपकी जो मुसीबतें हैं उनको आसान करने के लिए हूँ। तो टीचर्स एकेडमी पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारे आपकी काम की वीडियोस इस पे मिलती हैं सर। दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आया करे, सेशंस पसंद आया करें तो लाइक किया करिए, कमेंट में मुझे बताया करिए कि सर कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये कमी थी, ये अच्छाई थी, उसका उसी तरीके से निवारण किया जाएगा। तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, आपका जो ध्यान रख रहा है उसका ध्यान रखिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।